नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और एक बार फिर से वीआरएसएससी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो पेपर है ये डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी का है और सामाजिक विज्ञान का पिछले वर्ष का पेपर है। इसका कोड 932 से 825 जेडी है। हम सभी जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट के इस क्वेश्चन पेपर में 1 से 20 तक के जो सवाल आते हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं और खंड आ में होते हैं। आइए सबसे पहले हम उन्हीं सवालों को हल करते हैं। खंड बा के लिए एक नया वीडियो बना देंगे, तब आप उसमें देख लीजिएगा कि प्रश्नों की मांग के अनुसार किस तरह शब्दों का चयन किया जाता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई? 1848 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1834 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1815 ईस्वी होगी, यानी कि पहला का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। बच्चों इस दिन क्या हुआ था, 1815 के इस वर्ष में क्या हुआ था कि यूरोपीय शक्तियों की सीमा को बांट दिया गया था, यानी कि उन्होंने निर्धारित कर दिया था उनकी सीमाएं, जो देश थे यूरोपीय देश उनकी सीमाएं निर्धारित कर दिया था और एक नए युग की शुरुआत कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गांधी जी होगा। और इन्होंने कब दिया था इस पुस्तक को? इसको दिया था 1909 ईस्वी में दिया था, 1909 ईस्वी में। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिंडर पेस्ट का संबंध किस ऑप्शन से है, किस विकल्प से है? पेड़ पौधों की बीमारी से है, मवेशी की बीमारी से है, महामारी से है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये जो रिंडर पेस्ट दिया हुआ है ये एक तरह की महामारी है और ये महामारी मवेशियों में होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी नंबर आपका होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गुमास्ता क्या है? बुनकर हैं, कपड़ा व्यवसायी हैं या वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ऊन बेचने वाले हैं? तो बच्चों ये गुमास्ता जो हैं ये वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। किसी भी संस्था या संगठन, किसी भी व्यवसाय में ये जो वेतन पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उन्हें ही गुमास्ता कहा जाता था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बच्चों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि गुलामगिरी जो पुस्तक है वो बी.आर. अम्बेडकर साहब की लिखी हुई रचना है। जब अम्बेडकर साहब की रचना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है। अम्बेडकर जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5वीं के लिए। 5th का जो आंसर होगा वो अम्बेडकर जी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र जो बना है वो बना है 1948। 1948 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, देख लीजिए, लिखा है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासी निकायों का संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, केंद्र तथा राज्यों के कार्यों का वर्गीकरण। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका स्थानीय जो निकाय बनाए गए थे उनको संवैधानिक दर्जा मिल गया था, वही इसका करेक्ट आंसर हो गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी आपका जो यहाँ पर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म है, बिल्कुल ही गलत है। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व है, ये भी गलत है। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान स्तर पर रखा जाता है, इसलिए 8वें का सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? हमारे भारत से बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो 138 करोड़ के पार पहुंच गई है, इसलिए हमारा जो देश है वो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्यों में इसकी गिनती की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को। देखिए कुलीन तंत्र और राजतंत्र तो ये राजाओं के समय की बात है, इससे हमें ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक दल कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकती। इसके लिए अधिनायकवादी यानी कि जो निरंकुश सत्ता होती है एक दलीय व्यवस्था से ही शुरू होती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, यानी कि अहंकार वाली सरकार यहाँ पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। दूध सफेद होता है उसी से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि की जाती है और उत्खात भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर और मैदानी भूमि पर, मरुस्थलीय भूमि पर। सोपान मतलब सीढ़ीदार जो खेती की जाती है तो वो हमेशा पहाड़ों पर की जाती है, यानी कि ढाल वाली जगहों पर की जाती है। क्वेश्चन 12 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हौज खास जलीय निकाय स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। हौज खास जलीय निकाय जो है आपका वो दिल्ली में स्थित है, हौज खास गांव में। ये एक तरह का जलीय निकाय यानी कि पानी से संबंधित कोई निकाय है। तो ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, हौज खास गांव में। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद, सर्दिया से धुबरी, केरल के पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाडा से पुडुचेरी। आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केरल के पश्चिमी तटीय नहर। 14वें का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है कहाँ कहाँ फैला हुआ है? 630 किलोमीटर की दूरी पर भी फैला हुआ है। ये केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आईटी हब जिसे बोला जाता है वो बेंगलुरु को ही बोला जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाने का उद्देश्य है किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी नंबर होगा। 16वें का बी नंबर एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, यानी कि पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का पहला नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र यानी कि निर्माण इकाई वाले क्षेत्र जितने होते हैं में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो इसमें जो रोजगार मिला था कम से कम इसमें जो रोजगार दिया गया था वो 24% का दिया गया था, लेकिन 24% इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं, तो लगभग 24% के लिए जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18वें का डी नंबर इसका करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? संभावित आयु का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जो अनुमानित आयु होती है कितने वर्ष तक जीवित रहेगा वो कितनी थी। WHO द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है और लगभग 72 वर्ष यानी कि 72.8 जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों को साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक से था? ये भी NSS के द्वारा ही जारी किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSO जिसको बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा NSSO, ये जारी करता है और इसने बताया था कि जो वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में प्रतिशत परिवारों का साख व्यावसायिक बैंकों में था वो था लगभग 40% था। कितना था बच्चों? 40% था, और यही 40% इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। 20 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी तक हमने देखा 1 से 20 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का हल। अगले वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम वर्णनात्मक प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम से संबंधित जारी रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।